नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह उड़ान इस एकेडमी ने इस बार भी एसआई के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज की एक श्रृंखला स्टार्ट की है। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने भूगोल विषय का एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि उड़ान इस एकेडमी के नए ब्रांच में CGPSC प्री का एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसकी तारीख होगी 28 जनवरी, दिन होगा शनिवार। 2 पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2। समय होगा 10 से 12 और 12:30 से 2:30। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगा जो इस 12 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं CGPSC प्री का। और न केवल इस प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी ये फायदेमंद होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां आपके सामने सबसे पहला प्रश्न होगा, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि लघु हिमालय आपके 3 हिमालयों में किसका हिस्सा है, ग्रेट हिमालय का, मिड हिमालय का या शिवालिक हिमालय का। तो सबसे पहले यही जान जाइए कि लघु हिमालय को और क्या क्या कहते हैं। तो निम्न हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय, इसके अलावा लेसर हिमालय, यहां पर आप समझिए, इसके अलावा इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वही जो जिसे हम मध्य हिमालय, मिड हिमालय कहते हैं, उसे लघु हिमालय, निम्न हिमालय, इसके अलावा लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय जैसे नामों से जाना जाता है। मतलब पूछ रहा है आपसे मिड हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। तो यहां पर आप देखिएगा कि पहला ऑप्शन में बुर्जिल, दूसरा बारामूला, तीसरा जोजिला और चौथा शिवकिला दर्रा दिया हुआ है। यहां बात समझिए, यहां पे बुर्जिला, जोजिला और शिवकिला ये आपका 3 दर्रे ग्रेट हिमालय के दर्रे हैं, जबकि बारामूला दर्रा आपका मिड हिमालय का दर्रा है। बारामूला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब दर्रे जो हैं वो मिड हिमालय के दर्रे हैं। तो यहां पर बुर्जिला, जोजिला और शिवकिला ये ग्रेट हिमालय के दर्रे और बारामूला दर्रा मिड हिमालय के दर्रे, यानी कि सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कयाल निम्न में से क्या है। आपको बताना चाहूंगा कि कयाल जो है वो कुछ और नहीं, एक प्रकार की लैगून झील है। याद रखिएगा, एक प्रकार की लैगून झील है। जो कहां की लैगून झील को कहते हैं, तो केरल में जो लैगून झील है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कयाल के नाम से जानते हैं। यानी केरल के तट पर मिलने वाले लैगून झील को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस बेकार होंगे। उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि, तीसरा ऑप्शन कहता है कि सिंह की गर्दन के बाल, चौथा ऑप्शन कहता है हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे। तो ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए तो यहां पर आप देखिएगा कि एक व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और सतलुज नदी। आपको बताना चाहूंगा कि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वहीं रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन बात अगर सतलुज नदी की करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, क्या कहेंगे, मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। तो राकसताल झील से निकलने वाली सतलुज नदी जो तिब्बत से निकल रही है, भारत से नहीं निकल रही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, सतलुज नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। चलिए जल्द से जल्द अपना जवाब तैयार रख ले। पहला लाल मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी जलोढ़ मृदा और चौथा ऑप्शन है चूनेदार मृदा। यहां पर एक बात समझिएगा, जनरली आपके बीच में यह द्वंद्व रहता होगा कि काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, दोनों में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है। तो काली मिट्टी भले ही उपजाऊ है, लेकिन उससे भी ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो क्या बताएं, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी बनी है, इसलिए भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ घुले हुए हैं, इसलिए भी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, चलिए एक बात ये भी याद रखिएगा कि बिना पानी की कोई मिट्टी उपजाऊ नहीं रह सकती। काली मिट्टी अगर आपके पास है और उसमें पानी नहीं है, उसमें नमी नहीं है, आर्द्रता नहीं है, तो काली मिट्टी किसी काम की भी नहीं होगी। तो याद रखिएगा, मिट्टी को उपजाऊ होने के लिए उसमें नमी का होना बहुत जरूरी है। और जलोढ़ मिट्टी खुद नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों से बनी है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में से स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेगुर मृदा। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, सही है। दूसरा, काली मृदा में जल रोकने की क्षमता कम होती है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, क्या बोल रहा है, काली मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता कम होती है। पानी अगर काली मिट्टी में है या पानी काली मिट्टी के ऊपर है तो इससे चूंकि इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वो उसको रोक नहीं सकती, वो उसे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जिनकी जल धारण क्षमता कम होगी वो पानी को क्या कर लेगी, रोक लेगी, रोकने की क्षमता होगी। लेकिन काली मिट्टी की बात करें तो जल धारण क्षमता अधिक होने की वजह से ये पानी को रोक नहीं पाती, बल्कि उससे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। याद रखिएगा, जिन जगहों पे बाढ़ आती है वहां पे नदी के अंदर की वो बारीक मिट्टी जो नई जलोढ़ कहलाती है सतह पर आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहला है पंजाब, उत्तर भारत का पंजाब, ठीक, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात की काठियावाड़ का पठार काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। अधिकांश महाराष्ट्र दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है, ये भी आपका काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि पंजाब जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होने की वजह से, पंजाब जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर काली मिट्टी पाई नहीं जाती। तो सही जवाब में होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर आप देखिएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तरी भारत के फसल पर पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव डालता है। पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो भूमध्य सागर पर निर्मित होता है, जो एक शीतोष्ण चक्रवात, जो सामान्य तौर पर ठंडी के मौसम पे इसका निर्माण होता है। ठीक, तो यहां पर अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी उत्तर भारत में। याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी क्षेत्र में प्रभाव डालती है, दक्षिणी क्षेत्र में नहीं। इसके अलावा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसके होने से भारी मात्रा में फसल का नुकसान होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह भारी मात्रा में टिड्डी लाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा शीतकालीन फसल के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा यह पौधों को गर्म करता है शीत के समय। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, इतनी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती कि फसलों का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक, इसके अलावा यह भारी मात्रा में टिड्डी लाता है, ये भी गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सही अगर जवाब की बात करें इन चारों में तो ये याद रखिए, शीतकालीन फसल यानी कि रबी की फसल। और रबी की मुख्य फसल में कौन सी फसल आती है, तो क्या बताएंगे, गेहूं। ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि गेहूं की फसल के लिए 70 से 75 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, और इतनी बारिश होती है कि गेहूं की फसल के लिए क्या हो जाता है, लाभकारी हो जाता है। इसके अलावा ठंडी के मौसम वर्षा न होने की वजह से आपको सिंचाई पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन जब वर्षा हो जाती है तो गेहूं की फसल या फिर शीतकालीन फसल या फिर रबी की जो भी और फसलें होंगी उसके लिए क्या हो जाएगा, लाभकारी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन फसल के लिए क्या है, लाभकारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाब द्वारा सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पे याद रखिएगा, सिंचाई के साधनों की बात करें तो कुआं, तालाब, नहर, नलकूप, ये सब आपके सिंचाई के साधन हैं। इसमें सबसे ज्यादा तालाब की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई 29% के साथ आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, 29% के साथ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर। इसके अलावा और तालाब की बात करें तो तालाब से सिंचाई वहां की जाती है जहां की चट्टान क्या होती है, कठोर होती है। जहां की चट्टान क्या होती है, कठोर होती है। तो कठोर चट्टानी संरचना की अगर बात करें तो प्राय द्वीपीय पठार में, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान होने की वजह से, मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टान होने की वजह से यहाँ की चट्टान कैसी है, कठोर है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक किससे सिंचाई की जाती है, तो तालाबों से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। इसी क्रम में इसके अलावा उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर मुलायम चट्टानी संरचना होने की वजह से, मैदानी संरचना होने की वजह से यहाँ पर कुआं, नलकूप और नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ है, जबकि तालाबों का सर्वाधिक विकास जो है वो दक्षिण भारत में हुआ है। और जिसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दूसरे नंबर पे किसका नाम लेंगे हम, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु जो है वो सर्वाधिक
तालाबों से यहाँ क्या क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, मैदानी संरचना यहाँ पॉसिबल नहीं है। बिहार की बात करें, ये भी एक मैदानी संरचना, यहाँ पर भी तालाबों का विकास सर्वाधिक नहीं है। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल इसके सही जवाबों में नहीं है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है, तालाबों से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। अगर आंध्र प्रदेश होता तो सही जवाब आंध्र प्रदेश होता। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कृषि क्रांतियों को भारत में उनके आरंभ होने से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे क्रांतियों की बात करें तो हरित क्रांति, दूसरा नीली क्रांति और तीसरा ऑपरेशन फ्लड जिसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। तो यहां पर आप बात समझिएगा कि इनको पूछ रहा है कि आरंभ होने से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हरित क्रांति की बात करें तो 1966 टू 67 ये समय है हरित क्रांति का। वहीं पर अगर मैं श्वेत क्रांति की बात करूं तो श्वेत क्रांति का समय 1970 से माना जाता है। 1970 से शुरुआत मानी जाती है ऑपरेशन फ्लड की, जब 1965 में जब NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसके बाद पूरे भारत में 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। जबकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1946 में गुजरात के आनंद जिले में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। गुजरात के आनंद जिले में सबसे पहले, यानी कि छोटे से स्तर पे सबसे पहले डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। या ठीक है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति बोल लो। इसके अलावा पूरे भारत में, अगर भारत में श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो उसका श्रेय किसको दिया जाता है, NDDB। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन कोई और नहीं, ये NDDB के क्या थे, चेयरमैन भी थे। ठीक है, मतलब NDDB और डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोनों मिलकर एक साथ भारत में क्या लाए, श्वेत क्रांति लाए। इसके अलावा मैं बात अगर नीली क्रांति करूं तो नीली क्रांति भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी, जब फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई थी, FFDA की स्थापना की गई थी, तब नीली क्रांति शुरुआत हुई। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1982 से लेकर 87 के बीच की है, यानी कि इसका समय 1982 से होता है। अब इनके क्रम को अगर जमाने के लिए बात करें तो सबसे पहले कौन सी क्रांति आई, हरित क्रांति, दूसरे नंबर पे ऑपरेशन फ्लड, तीसरे नंबर पे नीली क्रांति। तो पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों के उन क्षेत्रों को अवरोही क्रम में सजाएं जहां सोयाबीन की खेती की जाती है। चलिए यहाँ पे अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे ज्यादा उत्पादन, उससे कम, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये इसका क्या है, सही क्रम है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से किसका संबंध रबी की फसल से। अब बात यहां पर क्या कर रहा है कि रबी की फसल की बात कर रहा है। अब यहां पर जौ की बात करते हैं। सबसे पहला जौ खरीफ और रबी दोनों की फसल के अंतर्गत आता है, तो इसको हम रबी की फसल में ले सकते हैं। जबकि चना की बात करें तो ये आपकी रबी की फसल है। इसके अलावा ज्वार ये आपकी खरीफ की फसल है, मूंगफली आपकी खरीफ की फसल है। तो यहां पर पहला और दूसरा ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। पहला और दूसरा ये आपका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादक है। यहाँ पे बात लिग्नाइट कोयले की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले को 4 भागों में बांटा गया है इसके कार्बन की मात्रा के आधार पे। सबसे पहले एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, दूसरा बिटुमिनस प्रकार कोयला, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट प्रकार का कोयला। यहाँ पे तीसरे नंबर के लिग्नाइट कोयले की बात की जा रही है। इनका विस्तार भारत में 4 जगहों पे देखने को मिलता है। यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर का करेवा, दक्षिण में तमिलनाडु का नेवेली, पश्चिम में राजस्थान का पलना और चौथा पूर्व में असम का लखीमपुर। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, उत्तर में जम्मू कश्मीर का करेवा क्षेत्र, दक्षिण में तमिलनाडु का नेवेली, पश्चिम में राजस्थान का पलना और पूर्व में असम का लखीमपुर। ये वो 4 जगह है जहां पर लिग्नाइट प्रकार कोयला पाया जाता है। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा 90% लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहां पाया जाता है, तमिलनाडु के नेवेली में। यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ये वो राज्य है ही नहीं जहां पे लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है।
तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम और तमिलनाडु, ये वो 4 जगह है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय जनसंख्या की धार्मिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, हिंदू भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह है और यह सर्वाधिक राज्यों में बहुसंख्यक है। बिल्कुल, हिंदू भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह है और यह अधिकांश राज्यों में बहुसंख्यक है। ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा, मुस्लिम भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों की बात करें तो मुस्लिम भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो लक्षद्वीप में बहुसंख्यक है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा लगभग 80%, 85% लोग मुस्लिम हैं, तो लक्षद्वीप में ये बहुसंख्यक है, ये भी सही है। वहीं पर तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिख जो है भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सिख जो है वो तीसरे नंबर के नहीं बल्कि चौथे नंबर के सबसे बड़े धार्मिक समूह है। तीसरे नंबर की बात करें तो ईसाई तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है भारत में। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि अगर कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है तो पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए हमारा अगला प्रश्न कहता है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ऑप्शन पहला सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा है हीरा और चौथा है लोहा। तो मध्य प्रदेश का पन्ना और सतना जिला सबसे ज्यादा जाना जाता है किसके लिए? हीरा के लिए। सबसे ज्यादा मतलब हीरे के लिए ही जाना जाता है। सबसे बड़ी खान भारत में, हीरे की सबसे बड़ी खान कहाँ? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। चलिए, तो पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में हीरे की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है, मेरियाना खाई यानी कि मेरियाना गर्त किस महासागर तल में स्थित है? यानी किस महासागर में स्थित है? सबसे पहला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दूसरा पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर में तो है ही नहीं, है आपका प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर में भी पश्चिमी प्रशांत या पूर्वी प्रशांत। तो अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो इस प्रशांत महासागर 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तरी प्रशांत महासागर और एक हो गया आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब इसमें भी अगर बीच में भी लाइन खींच दे तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी प्रशांत महासागर और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो कहां पर है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर में नहीं है। कहां पर है? पश्चिमी प्रशांत महासागर के, यानी इंडोनेशिया के ऊपर पड़ता है। तो इंडोनेशिया के ऊपर वाला जो प्रशांत महासागर है वो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर के भी कहां पर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो अगर उत्तरी और दक्षिणी की बात करते तो उत्तरी प्रशांत महासागर आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता। जबकि अगर पूर्वी और पश्चिमी की बात करते तो पश्चिमी प्रशांत महासागर आपके लिए क्या हो जाता? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है। बात करते हैं इसकी कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? पहला भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलेगा तो बात अलग हो जाएगी, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी भूमध्य सागर की बात कर रहा है। दूसरा विश्वतीय क्षेत्र, तीसरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वैसे भी बारिश की कोई खास वजह नहीं है, चक्रवातों से बारिश होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र गर्म होने की वजह से यहाँ पे कई तरह से बारिश होती है, चक्रवातों से भी बारिश होती है, संवहनी हवाओं से भी बारिश होती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ जैसे चक्रवात बन जाते हैं। लेकिन बात अगर विश्वतीय क्षेत्र की करें तो विश्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र होता है। इसके अलावा यहाँ पर 365 दिन क्या होती है? गर्मी होती है। 365 दिन गर्मी होने की वजह से, सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की समस्याएं ये होती है कि 10 से 12 के बहुत तेज धूप की वजह से 12 से 2 क्या होगा? बादल बनेंगे और 2 से 4 के बीच में क्या होती है? वर्षा होती है। और ये प्रक्रिया जो है वो डेली होती है। ये प्रक्रिया जो है डेली होती है और सामान्य तौर पे इस वर्षा को हम संवहनी वर्षा कहते हैं। जब हवाएं क्या होती है? गर्म होकर, ठीक है, ऊपर जाती है, अपने साथ आर्द्रता लेकर जाती है और संघनन की प्रक्रिया से संतृप्त होकर संघनन की प्रक्रिया से क्या करती है? बादल बना के वर्षा करवाती है। ये प्रक्रिया वहां पर डेली देखने को मिलती है। तो विश्वतीय क्षेत्र जहां पूरे साल क्या होती है? वर्षा होती है। वहां पे कोई ऐसा वर्षा ऋतु नहीं है, लेकिन साल भर वहां पे क्या होगी? वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।